शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ग क्रमांक 16। वर्ग क्रमांक 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका प्राप्ति स्थान, कौन से भौतिक अवस्था में रहता है, उसका जितना भी भौतिक गुण है, जितना भी रासायनिक गुण है। भौतिक गुण में हम लोग मेनली पढ़ेंगे एक बार हाइड्रोजन के साथ क्रिया और एक बार हेलोजन के साथ क्रिया। मेनली दो कंपाउंड के साथ हम लोग क्रिया को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर है, शुरू करें क्या? ठीक है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसका, वर्ग क्रमांक 16। वर्ग क्रमांक 16 ध्यान समझना, वर्ग क्रमांक 16, वर्ग क्रमांक 16 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, चैल्कोजन, या कई लोग इसको पढ़ते हैं क्या, कैल्कोजन। चैल्कोजन पढ़ते हैं या कैल्कोजन, ठीक है ना, जिसका मीनिंग होता है अयस्क बनाने वाला। अयस्क बनाने वाला मतलब इस फैमिली में जितना भी कंपाउंड है वो क्या बनाता होगा, अयस्क। क्या बनाता होगा, अयस्क। और तुम लोग को पता है खनिज क्या है और अयस्क क्या है। क्लियर है कि नहीं? टोटल कितने तत्वों के बारे में इसमें अध्ययन करना है, OCTO, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। याद रखना इसके बारे में पढ़ना है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, रेडियोएक्टिव। क्लियर है। पोलोनियम का नाम, पोलोनियम ध्यान देना, पोलोनियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। और उसी के सम्मान में उसके देश का नाम क्या पड़ गया, पोलैंड। क्लियर है, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिसको फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज और केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज दोनों मिला है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। सेलेनियम और फिर क्या है, टेल्यूरियम, इसके बारे में भी उतना ज्यादा अध्ययन करना नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझो, टेल्यूरियम बहुत ही ज्यादा क्या दिखाएगा, अपवाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कौन सा आ जाएगा, एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड संकुचन, जैसे उसमें क्या आता था, बिस्मथ। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इधर हम लोग को मेनली जैसे उसमें नाइट्रोजन, ध्यान दो, वर्ग क्रमांक 15 में नाइट्रोजन के बारे में पढ़े और किसके बारे में पढ़े थे, फास्फोरस। ऊपर के दो तत्व, वर्ग के दोनों तत्व। वैसे इसमें किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर। वर्ग क्रमांक 15 में जहां नाइट्रोजन ज्यादा एमपी था फास्फोरस के मुकाबले, यहाँ उल्टा होगा, कौन ज्यादा एमपी होगा, सल्फर, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले। क्लियर है, तो पूरा हमारा ध्यान फोकस कहाँ रहेगा, ज्यादातर सल्फर में। कहाँ रहेगा, सल्फर में। यहाँ तक क्लियर है, मतलब हम लोग को पूरे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जानकारी किसके बारे में जुटाना है, सल्फर के बारे में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, शुरुआत करें क्या? ठीक है, वर्ग क्रमांक 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी ज्यादा पहले ध्यान देना, सबसे पहले देखते हैं प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति स्थान क्या क्या होता है, ऑक्सीजन के बारे में बताओ। सबसे पहले तो ऑक्सीजन भूपर पट्टी में पाया जाता है 47%। भूपर पट्टी में कितना परसेंट, 47। ठीक है, और वायुमंडल में तुमको पता है कितना है, 21%। कितना परसेंट, 21%। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ तक क्लियर है। ऑक्सीजन के बारे में जानने, भूपर पट्टी में कितना, 47%, वायुमंडल में कितना, 21%। आगे बढ़ जाए, बात करते हैं नेक्स्ट किसका, सल्फर का। ऑक्सीजन हो गया ना, उसके बाद बात करते हैं किसका, सल्फर का। सल्फर जो रहता है सबसे पहले पाया जाता है सल्फाइड के रूप में। कौन से रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में। ठीक है ना, सल्फाइड के रूप में। अब सल्फाइड के रूप में क्या क्या अयस्क होता है, याद करो। सबसे पहले याद करो, ZnS, जिंक ब्लेंडी, याद आया। दूसरा क्या था, PbS, लेड अयस्क का था, लेड सल्फाइड। ZnS हो गया, PbS हो गया, और क्या था, CuFeS2, कॉपर पायराइट, याद आया। CuFeS2 सब पढ़े हो धातु निष्कर्षण चैप्टर में। क्लियर है, ये सभी क्या थे, अयस्क, सल्फाइड अयस्क है ये सब। क्लियर है कि नहीं? ZnS हो गया, PbS हो गया, CuFeS2 हो गया, सबसे क्या मिल रहा है आपको, सल्फर मिल रहा है। कुछ मात्रा में ज्वालामुखी से क्या निकलता है, H2S। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, H2S। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, H2S। वो भी किसका सोर्स है, सल्फर का। तो पहले तो सल्फाइड के रूप में हो गया। क्लियर है। अच्छा, सल्फेट के रूप में कैसे मिलता है, याद करो, कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 2H2O। तो सल्फेट आयन ये हो गया सल्फाइड के रूप में। ये कौन सा रूप में मिल रहा है अब, सल्फेट के रूप में, सल्फर। क्लियर है, कौन से रूप में, सल्फेट के रूप में। कॉपर सल्फेट × 2H2O, जिप्सम बोलते हैं इसको। क्या बोलते थे, जिप्सम। याद आया, POP और जिप्सम पढ़े थे, P ब्लॉक। कौन सी क्लास का, 11वीं का। क्लियर है, ठीक। CuSO4 × 2H2O। और क्या होता है, MgSO4 × 7H2O, एप्सम बोलते हैं जिसको। MgSO4 × 7H2O, MgSO4
MgSO4 इंटू 7H2, इसको क्या बोलते हैं? एप्सम। क्या बोलते हैं? एप्सम। यहाँ तक क्लियर है? एप्सम या इप्सम। एक है BaSO4, बेरियम सल्फेट या बेराइट, बेरियम सल्फेट, BaSO4। तो ध्यान दो, सल्फाइड के रूप में कैसे मिल रहा है? ZnS, PbS, CuFeS, 2H2S ऐसे करके। क्लियर है? और इधर कौन से रूप में मिल रहा है? सल्फेट आयन के रूप में। कौन से रूप में मिल रहा है? सल्फेट आयन के रूप में। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। और कैसे मिल सकता है? कार्बनिक पदार्थों में मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझना, हमारे बालों में कुछ अंश किसका रहता है? सल्फर का, ठीक है। नाखून है, उसमें कुछ अंश किसका रह सकता है? सल्फर का, ठीक है। जितना अमीनो एसिड रहता है, कुछ अमीनो एसिड जिसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ये सब। प्याज है, लहसुन है, इसमें भी किसका मात्रा पाया जाता है? हल्का सा सल्फर का। किसका? सल्फर का। लकड़ी है, लकड़ी को जलाओगे तो उसमें से भी हल्का सा अंश किसका निकल जाता है? सल्फर का। तो कार्बनिक पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। मुख्य सोर्स ये है, सल्फाइड और सल्फेट। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, और कौन सा तत्व पाया जाता है वर्ग क्रमांक 16 में? सेलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है। सेलेनियम जो रहता है और टेल्यूरियम, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये कौन कौन से रूप में पाया जाता है? देखो, ध्यान देना ना, सेलेनियम और क्या है? सेलेनियम और क्या है? टेल्यूरियम। सेलेनियम जो रहता है सल्फाइड के रूप में पाया जा सकता है। कौन से रूप में पाया जा सकता है? सल्फाइड, ठीक है। और इसको हम लोग, जो सेलेनियम का जो सल्फाइड रहता है उसको हम लोग, ध्यान देना, सल्फाइड बोल दिए। सेलेनियम का क्या हो गया? सल्फाइड। टेल्यूरियम का होता है क्या? टेल्यूराइड। क्या होता है? टेल्यूराइड, ठीक है ना। इस अयस्क के रूप में पाया जाएगा। सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है क्या? सेलेनियम। या कौन से रूप में पाया जाता है? एक होता है सेलेनाइड। क्या? सेलेनाइड। इस दो रूप में पाया जाता है, सल्फाइड ये तो फिर सेलेनाइड। और ये पाया जाता है कौन से रूप में? टेल्यूराइड। बस नाम याद रखना है, आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? पोलोनियम। रेडियोएक्टिव तत्व है भाई, ठीक है। रेडियोएक्टिव तत्व है जो कि थोरियम और यूरेनियम, ठीक है, इसके साथ पाया जाता है पोलोनियम, ठीक है। थोरियम और यूरेनियम, TH है, TH। थोरियम और क्या है? एक यूरेनियम है, यू है, म्यू नहीं है, यू। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए, इसके साथ उपस्थित रहता है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका? वर्ग क्रमांक 16, ठीक है। नॉर्मल जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है वैसे ही चलेगा। चलो बताओ, OCTO। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इसका परमाणु क्रमांक 8, इसका 16। अब इसमें कितना जोड़ना है? 32 जोड़ोगे तो कितना? 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 34 आएगा ना। 16 दूनी 32, 32 और 2 34। क्लियर है? फिर इसमें जोड़ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का कैसे लिखते हो? 1H2, 2H2, 2P4, ऐसा हुआ। 1H2, 2H2, 2P4। अब यहाँ पास देखो, ये 1H2 किसका है? हीलियम का। किसका है? हीलियम का। तो हीलियम क्या लिख सकते हो? 2H2, 2P4। तो सेम टू सेम मैं नीचे वाले के लिए भी कर सकता हूँ। क्या? हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन, हीना ने, आरंग में, कुर्ता, फिर क्या है? वाकर, ऐसा जेनॉन। यहाँ तक क्लियर है? ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और ये इसके लिए। क्लियर है? ये 2H2, 2P4 था, तो ये क्या हो जाएगा? 3H2, 3P4। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पास 6H2, 6P4। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? यानी कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। क्या होता है? NH2NP4, जहाँ N है आवर्तक की संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण कॉमन चलेगा, अपवाद नाम का चीज एक दो जगह ही बस मिलेगा। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली में जितना ज़्यादा अपवाद देखने को मिलता था उतना ज़्यादा ऑक्सीजन फैमिली में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, शुरू करें। चलो भाई, ये बस लिखो ना, ये होता है करके। सबसे पहले भौतिक गुण में देखते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक है। चलो, भौतिक गुण चल रहा है अब ऑक्सीजन फैमिली का क्या चल रहा है अब? भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखते हैं क्या? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का परिभाषा बताओ प्रेरणा, क्या होता है आयनन ऊर्जा? किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए
आवश्यक ऊर्जा को क्या बोला जाता है? आयनन ऊर्जा। यहां तक क्लियर है? वैसी परिभाषा लिखना, हमेशा किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा। जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्योंकि हम लोग वर्ग में अध्ययन कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होगा? बढ़ेगा, तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो याद रखना है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। आयनन ऊर्जा का मान घटता है, मतलब सबसे ज्यादा किसका रहेगा? ऑक्सीजन का। क्लियर है? सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान किसका रहेगा? ऑक्सीजन का। क्योंकि जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ते जाएगा और आयनन ऊर्जा का मान घटते जाएगा। क्लियर है? तो सबसे कम किसका रहेगा? पोलोनियम का। किसका? पोलोनियम का। आगे बढ़ जाओ, दूसरा देखो, आयनिक व सहसंयोजी त्रिज्या। आयनिक व सहसंयोजी त्रिज्या कुछ नहीं, सेम टू सेम, कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। चाहे आयनिक त्रिज्या हो चाहे सहसंयोजी त्रिज्या हो, उसमें क्या होता था? नाइट्रोजन और फास्फोरस में अधिकतम वृद्धि, और लास्ट वाले क्या था? ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ में क्या होता था? न्यूनतम। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, सीधा ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? ठीक है, आयनिक त्रिज्या मतलब O2 माइनस, H2 माइनस, समझ आ रहा है ना? Ac2 माइनस, तो ये ऐसे नीचे आता जाएगा ऐसा, तो इनका मान क्या होता जाएगा? नीचे आने पर बढ़ते जाएगा। क्लियर है? और ऐसा नॉर्मली देख रहा हूं तो क्या है? ये सहसंयोजी त्रिज्या। क्या है? सहसंयोजी। इसका मान भी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्लियर है? कोई अपवाद है क्या? नहीं, ना इसमें अपवाद है ना इसमें। आगे बढ़ जाए, तीसरा देखें। तीसरा है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? विद्युत ऋणात्मकता। किसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता? सहसंयोजी आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है? विद्युत ऋणात्मकता तुम लोग को पता है सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। उसके बाद किसका होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इस फैमिली का सबसे ऊपर में है, यानी ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता था। तो इसमें भी कोई अपवाद है क्या? नहीं। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता जाएगा? घटता है, क्योंकि वर्ग हम पढ़ रहे हो ना, तो ऊपर से नीचे आने पर इसका मान क्या होता है? घटता है। आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन बंधुता का। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जोड़ना है अब हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते थे कि जब बाएं से दाएं जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता होगा? घटता होगा। यानी कि CT ऐसा है, तो देखो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता? इधर से इधर जाता तो बढ़ता था, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता होगा? घटता होगा। तो सबसे कम किसका होना चाहिए? पोलोनियम का। और ऊपर वाले का क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। अब ध्यान से समझो, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, फिर पोलोनियम का। लेकिन ध्यान से समझना, ऑक्सीजन जो रहता है इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा ना होकर के क्या हो जाता है? सबसे कम। ये दिखा दिया क्या? अपवाद। क्या दिखा दिया? अपवाद, पहला अपवाद। ठीक है, बधाई हो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अपवाद आ गया। ठीक है, क्यों दिखाता है? क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे 1s2 2s2 2p4, यदि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? 2, इतना तो पता है। उसके बाद और यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो क्या 2d कक्षक रहता है क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इसमें d कक्षक का क्या है? अभाव। ठीक है, मैं तुम लोग को क्या बताया था कि जो पहला तत्व रहता है वो क्या दिखाता है? कोई भी फैमिली का असामान्य व्यवहार। इसी कारण ध्यान समझना, ऑक्सीजन में चूंकि डी कक्षक का क्या है? अभाव है। पहला दिमाग में छापो, डी कक्षक का क्या है? अभाव है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? इसका उच्च होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? उच्च। साइज ऊपर से क्या है इसका? छोटा। इस कारण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इसके लिए जगह नहीं होता। इस कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? कम। वही रीजन घिसा पीटा हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, साइज क्या होता है इसका?
कम होता है, डी कक्षक का अभाव होता है, इस कारण ये क्या कर देता है, सो अपवाद के रूप में। क्लियर है, ये बस दिमाग में छापना। हमेशा अपवाद कौन दिखाएगा, दो ही चीज दिखाएगा, या तो कौन दिखाएगा बोला हूं मैं तुमको, टेल्यूरियम, या तो कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन। ये वाला लेंथेनाइट संकुचन के कारण, और ये अपने असामान्य व्यवहार के कारण। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, कितना गुण हो गया, भौतिक गुण 4, पांचवा भौतिक गुण। ठीक है, पांचवा भौतिक गुण है इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्लियर है, ऊपर से जब नीचे आता है परमाणु भार बढ़ता है, और परमाणु भार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ता है, सीधा खत्म कहानी। क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। ऑसिटिपो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए इस हिसाब में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पोलोनियम का। लेकिन मैं क्या बोलूँ, ये क्या दिखाता है, लेंथेनाइट संकुचन, तो यहाँ पर अपवाद आ जाएगा। अरे इसका साइज बड़ा है तो इसको गलाने में और क्या बोलना चाहिए, वाष्पित करने में क्या लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्लियर ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बस ये अपवाद याद रखना, ये पोलोनियम को आगे ला देना और टेल्यूरियम को कहाँ रख देना, पीछे। क्लियर है, दो ही अपवाद हैं, कहाँ कहाँ पास है अपवाद, पहला अपवाद है कहाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता में, ऑक्सीजन बस को पीछे में फेंके, और इस वाले में किसको, टेल्यूरियम को सामने ला दिया और पोलोनियम को पीछे कर दिया। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखें क्या, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। और रासायनिक गुण में ध्यान समझना, कोई भी तत्व ऑक्सीकरण संख्या या उसके संयोजकता के आधार पर उससे जुड़ता है। तो हम लोग को रासायनिक गुण में पहला क्या देखना है, गुण ऑक्सीकरण संख्या। क्या पढ़ना है, ऑक्सीकरण संख्या। देखो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन फैमिली में OCTO ऐसा है। क्लियर है ना, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है, 8। कैसे डिवाइड होता है, 2 और 6। अब यहां पर ध्यान से समझने का कोशिश करना, 1H2 2H2 2P4। क्लियर है, एक तरीका है कि ये 2 ग्रहण करे, 2 ग्रहण करेगा तो -2। क्लियर है, ऐसा है। अच्छा, एक तरीका है ये P का चारों के चारों को दान दे दे, तो क्या आ सकता है, +4 आ सकता है। क्या आ सकता है, +4 आ सकता है। कहानी ये भी हो सकता है, ध्यान से समझना, कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का भी सहभाजन हो सकता है, तो ये +1 भी दिखा सकता होगा। क्या दिखा सकता होगा, +1। अच्छा, ग्रहण कर रहा है तो -2 तो हो गया, +2 भी दिखा सकता है। ये वाला 2 को भी दे अलग से, तो समझ आ रहा है कि नहीं, -2 भी दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है। समझने का कोशिश करो। मेनली हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्सीजन मैक्सिमम कंडीशन 99% कंडीशन में क्या दिखाता है, -2 दिखाता है। लेकिन याद करो तो कौन सा केस था, OF2 का, या सॉरी O2F2 का, KO2 का, ऐसा वाला केस याद करो। समझ रहे हो, तो यहाँ पास ऑक्सीकरण संख्या में क्या आते जाता है, चेंजेस आता जाता है। O2F2 में ऑक्सीजन का यदि निकालोगे इसको, 2x -2 = 0, तो 2x = 2, तो x = 2/2, क्या आ गया, 1 आ गया। तो +1 भी दिखा रहे हैं ना वो, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कुछ कुछ क्या दिखाता है, आपका अपवाद। तो 100 बात का एक बात आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +4 बस तो कभी नहीं होगा, या तो होगा -2 +2 या फिर +1। क्लियर है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाफ वाला भी ना। ठीक है, जैसे कि H2O2 है, देखो तो H2O2 में ऑक्सीजन का निकालो तो यहाँ पास क्या आएगा, 1 आएगा मेरे ख्याल से, 2x 2 इधर आया तो, ठीक है, समझ आ रहा ना, ये 2 है रे, देखो 2, ठीक है, और ये कितना है, +2x है ना, ये देख बराबर 0, तो 2x है, इधर क्या आ जाएगा, -2, तो x = -2/2, तो क्या आ जाएगा, x = -1, तो देखो -1 भी आ सकता है। समझ आ रहा है। तो मेनली याद रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा क्या दिखाता है, अधिकतर 99% यौगिकों में क्या दिखाता है, -2। तुम लोग ऑक्सीकरण संख्या कभी भी निकाले, ऑक्सीजन का हमेशा क्या माने हो, -2। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन, जैसे मैं तुम लोग को उदाहरण दे दिया ना, O2F2 हो गया, H2O2 हो गया, समझ आ रहा है। तो यहाँ तो एक जगह +1 आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। एक आध कंपाउंड दिखा दूंगा, उसमें +2 भी दिखा देगा। यहीं पास देखो, यहाँ x -2 = 0, तो x = क्या आ गया, +2 आ गया। देखो +2 वाला भी दिखा दिया केस तुम लोगों को।
समझ आ रहा है? अच्छा, और केस देखोगे H2O का, देखो आप केस H2O का केस देखोगे तो ये देखो H2O का, ठीक है, ऑक्सीजन को मानोगे X, ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -2। क्लियर है? आ गया? देखो ना, -2 का केस क्लियर, -1 का केस क्लियर, +2 का केस क्लियर और +1 का, 4 केस दिखा दिया तुम लोग को। 99% केस क्या रहता है, ये वाला रहता है। क्लियर है? -2 अधिकतर कंपाउंड में क्या दिखाएगा वो, -2। क्लियर है? मैं मस्त एग्जांपल के साथ बताता हूँ, बिना प्रूफ नहीं पढ़ाता भाई, ठीक है। वो अचानक याद आ गया, बड़ा बात नहीं है अचानक याद आ गया ये, ठीक है। हमेशा याद रखना फ्लोरीन के साथ ही दिखाएगा कहानी ज़्यादातर, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, देखो सबसे ज़्यादा हदराहा कौन है, फ्लोरीन ना। तो ऑक्सीजन से किसी का छीनने का औकात नहीं है, सिर्फ छीन कौन सकता है उससे, फ्लोरीन। क्लियर है ना? तो फ्लोरीन बोलता है कि तू शेर तो मैं सवा शेर, समझ आया? इस कारण फ्लोरीन के साथ बस दिखाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन के बारे में जान डाले। अब उसके बाद किसका देखते हैं हम लोग, सल्फर के बारे में। किसके बारे में, सल्फर। सल्फर का भी वही -2 +2 +4 +6। याद करो, सल्फर परमाणु क्रमांक 16, 2 8 6, 6 को त्याग सकता है, 6 को त्याग सकता है, या 2 ग्रहण कर सकता है, 2 ग्रहण कर सकता है तो -2, अधिकतर कितना त्याग सकता है, +6। तो रेंज कितना है, -2 से लेकर के कितने तक, +6 तक। क्लियर है? -2 से लेकर के कहाँ तक का रेंज आ गया, +6 तक का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अरे -2 से लेकर के 6 तक ऐसे बोल रहा था वो, ठीक है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ जाए। -2 से लेकर कहाँ तक आ सकता है, +6 तक। इसका भी वैसी सेम टू सेम वही बनाना है। -2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, +6। अधिकतम कितना त्याग सकता है, +6। कितना त्याग सकता है, +6। इसको बोलते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी भी बोलते हैं इसी को। कैसे याद करते हैं बता देता हूँ। ग्रुप नंबर माइनस करते हैं 10, तो वो होता है उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी। याद करो, वर्ग क्रमांक 15 कैसे निकालते थे, 15 - 10 कितना आता था, +5 आता था। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, +5। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाया था, याद है? तो हर तत्व जो सेंट्रल एटम होता है किस में रहना चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी में। क्लियर है? ये रहता है, अष्टक नियम को तोड़ सकता था, ये वाला कहानी चलता है। नहीं आ रहा अगर जिनको समझ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखो NO3- काहे इतना कंजट कर रहे हो बोलोगे, समझ जाओ क्यों कर रहा हूँ कंजट, ध्यान दो। NO3- है, नाइट्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले क्या निकालते थे, क्यू निकालते थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या निकालते थे, क्यू। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना रहता है, 5 लिखा प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, लास्ट में कितना रहता है, 6। कितना ठोक ऑक्सीजन है, 3, 6 तिया 18, -4 है मतलब +1, 18 और 1 19, 19 और 5 24, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 24। यानी कि NO3- के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 24। अब वो 24 इलेक्ट्रॉन का यूज कैसे करेगा, पहले सब में सिंगल 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 बॉन्ड बनाएगा, बना दिया तो उसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना यूज कर लिया, वो 6, 3 दूनी 6। अब तो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा होगा, 24 - 6 कितना बचा है, मतलब 18। टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 24। 24 में से बंध बनाने में कितना यूज कर दिया, 6, बचा कितना, 18। वो 18 इलेक्ट्रॉन का यूज किस लिए करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए। पहले कोंटा वाला का अष्टक पूरा करेगा, फिर बीच का करेगा। क्लियर है? चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा। लेकिन बीच में कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6, अष्टक पूरा है क्या, नहीं। तो यहाँ पास से 2 इलेक्ट्रॉन उठेगा और बोलेगा कि ना मुन्ना ना रो मत, ठीक है, हम लोग दे देते हैं तेरे को इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया। समझ आया? तो इसका अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। लेकिन मैं क्या बोला हूँ कि जो तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी कैसे निकालते हो, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर कितना था, 15 का है। नाइट्रोजन कौन से है, 15, 15 - 10 करोगे कितना आएगा, 5। मतलब कम से कम वो कितना बंध बनाना चाहेगा, 5। उसको पता है 4 से मेरा पूर्ति हो गया, लेकिन हदरही पन्ना जाएगा क्या, नहीं। तो कितना कंप्लीट करना चाहेगा, 5। तो ये क्या करेगा, अभी आप इधर से भी खींच लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है ना, तो उसको ऐसा बॉन्ड पेयर में बना दिया। क्लियर है? तो देखो इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा। अरे अष्टक नियम को क्या कर दिया, तोड़ दिया। मैं बोला था सेंट्रल एटम अष्टक नियम को तोड़ सकता है।
और मैक्सिमम कोवेलेंसी में 1 2 3 4 और ये 5। जहां पर डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहता है वहां माइनस चार्ज लगता है क्या? नहीं, सिंगल बॉन्ड के साथ लगता है। ये हो गया, समझ आया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है जी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। रिवाइज करवा दिया, पूरा एक लेक्चर चला था इसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसी कारण मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम कोवेलेंसी देखना है। वही ऑक्सीजन फैमिली का ही है, तो -2 से लेकर कहां तक जाएगा? +6 तक सबका, -2 से लेकर के +6, -2 से लेकर के +6। अब मैं क्या बोला था याद करो, जब ऊपर से नीचे आता है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन मतलब ये जो टेल्यूरियम है वो अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाएगा, मतलब +6 अवस्था का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। जैसे +5 अवस्था का घटता था ना, और किसका बढ़ता था? +3 का। याद आया? BCl3 बनता है, BCl5 नहीं बनता। BE है क्या? सॉरी BI है, सॉरी BCl3 बोल रहा हूँ, BI बिस्मत नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। तो ये नहीं बनता था, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसमें का 2 इलेक्ट्रॉन जो रहता था उसको कौन खींच लेता था? कौन सा प्रभाव लग जाता था? तुम्हारा लेंथेनाइड संकुचन, अक्रिय युग्म प्रभाव, उसी के कारण आ जाता था। ठीक है, तो खींच लेता था नाभिक, और 2 ठोक इलेक्ट्रॉन जो एस कक्षक का रहता था वो क्या हो जाता था? अक्रिय। तो 100 बात का एक बात, क्या बात है? ध्यान से समझो, ये +4 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। तो जब ऊपर से नीचे आओगे OCTO, ठीक है, तो कौन कौन सा अवस्था दिखाता है? -2 दिखाता है, +2 दिखाता है, समझ रहे हो ना? +4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है। तो +6 अवस्था का स्थायित्व, +6 अवस्था का स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। और +4 अवस्था का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? अधिकतर समझ आया कि नहीं? ये कहानी क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, मतलब देखो ये हो गया कि नहीं? समझ आया? क्लियर है ना? जिन लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़े हो, उसका भौतिक ऑक्सीकरण संख्या पढ़े, उन लोगों को क्लियर कट आ रहा होगा। जिन लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को थोड़ा सा डाउट जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं हर हमेशा वही चीज़ को रिवाइज नहीं करा सकता ना, उसके लिए उस लेक्चर को देख लेना तुम लोग, ऑक्सीकरण संख्या वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखो, HCl6 है और HCl4 है, HCl6 है और HCl का यहाँ कर रहा हूँ, HCl6 है, हाँ ठीक है, HCl6 है और HeCl4 है। HCl क्या है? 6 और HeCl4 है। ठीक है ना? तो स्थायित्व किसका बढ़ेगा और किसका घटेगा ये तुमको कंपेयर करना है। चलो बताओ कौन ज़्यादा स्थायी होगा, HCl6 कि HeCl4? ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और +6 अवस्था का स्थायित्व घटता है। लेकिन एक चीज़ ये देखो कि तुमको अलग अलग है ना, ये 6 वाला है और ये 4 वाला है, और ये सल्फर है और ये सेलेनियम है। ज़्यादा स्थायी कौन होगा? सल्फर ना। तो ज़्यादा स्थायी तो किसका रहेगा? सल्फर का। गलत बोल दिए थे, आया? हाँ, लेकिन हाँ यहीं पास में ऐसा दिया रहता भाई, HCl4 और HeCl4, सॉरी हाँ, अब देखते तब कहानी अलग चलता। तो थोड़ा सा देखा करो ना, कोई भी क्वेश्चन का माइनर मिस्टेक ऐसा होता है ना। एक सल्फर है और एक क्या है? सेलेनियम है। क्या है? सेलेनियम। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो गया ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट देखेंगे आप किसके साथ क्रिया? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। वर्ग क्रमांक 16 का हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ध्यान दो। OCTO ये था। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो H2O बनाता है। तो ये सभी तो वैसे ही क्रिया करेंगे, H2S, H2Se, H2TE, H2PO, ऐसा ही बनाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये ध्यान से समझना ना, सभी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? हाइड्राइड का। किसका निर्माण करते हैं? हाइड्राइड का। सबसे पहले अब हाइड्राइडों के गुण पढ़ेंगे। याद आया? जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ध्यान देना, वर्ग क्रमांक 15 के हाइड्राइड पढ़े थे, वैसे ही अब किसका पढ़ेंगे? वर्ग क्रमांक 16 के हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड है तो इनके पहला गुण देखेंगे स्थायित्व का। जब ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे,
तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। H2 तो सेम रहेगा सब में, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इनका क्या है, आकार बढ़ते जा रहा है, और आकार बढ़ेगा तो उसका बंध तोड़ना क्या होगा, आसान। बंध तोड़ना आसान है मतलब उसका स्थायित्व क्या हो रहा है, कम। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व क्या होता है, कम। हाइड्राइडो का स्थायित्व क्या होते जाता है, कम। दूसरा देखते हैं अम्लीय प्रवृत्ति। जो H+ त्यागता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल। आसानी से H+ कौन त्याग सकता है, H2O की H2PO, H2PO, अरे टूट जाएगा आसानी से ना। तो अम्लीय प्रवृत्ति किसका ज्यादा होगा, H2PO का। मतलब ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, बढ़ता है। सब ऊपर से नीचे में बता रहा हूं ना मैं। ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व क्या होता है, कम, आसानी से टूट जाता है। ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ता है, आसानी से हाइड्रोजन टूट जाएगा और हाइड्रोजन अलग होगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीयता, यानी कि अम्ल है, ज्यादा अम्लीय है। तीसरा देखो तो अपचायक प्रवृत्ति। जो H ध्यान देता है तो सामने वाले का क्या करेगा, वो अपचयन करेगा। हाइड्रोजन आसानी से कौन दान दे सकता है, बोलो अभी। क्लियर है, तो वही आएगा। अपचायक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है, क्योंकि आसानी से H+ को क्या कर सकता है, वो त्याग सकता है। नेक्स्ट देखो H2O में संकरण जब ज्ञात किए थे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितना लोन पेयर, 2। क्लियर है। अब यहाँ पास याद करो कौन से संकरण निकाले थे, sp3 संकरण, एक सिग्मा एक लोन पेयर और एक दो हो गया ना। तो टोटल कितना आ गया था, 4 मतलब कौन सा, sp3। अब sp3 संकरण रहता तो कितना होता है, बंध कोण का मान 109 मिनट, लेकिन लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आने पर 2.5 अंश घटता है, तो 2 लोन पेयर है तो कितना घट जाएगा, 5। ठीक है, तो कितना अंश आ जाता है, 104 अंश। क्लियर है, तो इसका कोण का मान, बंध कोण का मान कितना आता है, 104 अंश। और मैं तुम लोगों को बताया था कि वर्ग क्रमांक 15, 16 और 17 इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां आवर्त था, संकरण में भाग लेता नहीं है। तो यहाँ पर ड्रैगोस रूल लगेगा और इन सब का बंध कोण का मान लगभग कितने के आसपास रहेगा, 90 के आसपास। किसके आसपास रहेगा, 90 के आसपास। कौन सा रूल लगता है इसके लिए, ड्रैगोस रूल। यहां तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं कितना गुण हो गया आपका, बंध कोण करके 4, बंध कोण करके कितना गुण पढ़ लिए हम लोग, 4। ठीक है, हाइड्राइडो में कितना गुण हो गया, 4 आता है ना। वर्ग क्रमांक 16 के हाइड्राइडो के बारे में विस्तार से समझाइए, आ जाएगा। अब जिन लोग पढ़े उन लोगों को एकदम आसानी से आ जाएगा कि कैसे फेंक कर लिखना रहता है। इसमें बताओ हाइड्रोजन त्याग रहे हैं, वही अम्लीय गुण है, वही अपचायक गुण है, स्थायित्व देख रहे हो, संकरण बता रहे हो, बंध कोण बता रहे हो, कोई बहुत बड़ा बात है क्या। एक कंपाउंड बस तुमको याद रहेगा, बाकी सब हो जाता है। क्लियर है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता यार केमिस्ट्री, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत लोग ना केमिस्ट्री को, खास करना मैथ्स वाले लोग एकदम हवा बना देते हो, फिजिक्स आसान लगता है बोलते हो और केमिस्ट्री को एकदम नफरत करते हैं। मैं बता रहा हूँ होता है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा देखना कि नहीं होता है भाई उतना। एकदम मस्त सब्जेक्ट है क्या, केमिस्ट्री। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा ना कॉलेज में ना दुश्मन मिलेंगे कौन से सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री के ना ऑर्गेनिक एक कण समझ नहीं आता बोलते हैं, यदि ना उसके लिए ना शिद्दत से ना 11वीं क्लास का ना IUPAC नेमिंग और समाव्यवता, ठीक है ना, और जितना भी तुम्हारा प्रेरणिक प्रभाव है, अनुनाद प्रभाव है, मिजो, समझ रहे हो ना, इन सभी प्रभावों के बारे में हम लोग क्या कर ले, अध्ययन कर ले। ठीक है, तो टाइम पास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा मजा और केमिस्ट्री के कोई ब्रांच में नहीं आएगा, ना तो फिजिकल में आएगा, ना तो इनऑर्गेनिक में भी वही है। इनऑर्गेनिक में दिक्कत ये हो जाता है अपवाद, नॉर्मल ट्रेंड के अनुसार तो एकदम आसानी होता है। चलो नेक्स्ट देखें क्या, नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली क्या समझ रहे हो, H2O है, ठीक है ना, H2S है, H2SE है, H2TE है, फिर H2PO है। क्लियर है, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, H2PO का। लेकिन यहाँ पास फिर से अपवाद कौन दिखाएगा, H2O। इसको बस उठाना और ला देना है कि इधर इधर लास्ट में। क्यों, H2O याद करो, H2O जो रहता है कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध। याद आया, जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, अपने समीप स्थित ये है ऑक्सीजन, प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, उसके साथ क्या बना है, दुर्बल बंध, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। चूंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, समझ आ रहा है ना। और ये सभी क्या प्रबल विद्युत ऋणात्मक है क्या, ये नहीं है ना।
तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे। यदि ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो इसको वाष्पित करना, यानी मेल्ट, या तो गलाना या तो बॉईल करना, क्या होगा, ज़्यादा कठिन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या आएगा, ज़्यादा। तो ये बस अपवाद दिखाता है भाई। सर्वाधिक किसका होता है, H2O का। क्या कारण है कि H2O का मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। क्लियर है। तो 100 बात का एक बात वही बताना, हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध के बारे में थोड़ा सा क्या कर देना, डील कर देना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया किसके साथ क्रिया, वर्ग क्रमांक 16 का हाइड्रोजन के साथ क्रिया, और क्या बना लिया, हाइड्राइड। और हाइड्राइडों का इतना सारा हम लोग क्या पढ़ लिए, गुण। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया। वर्ग क्रमांक 16 के तत्वों का किसके साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। क्लियर है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, देखो ऑक्सीटीओ, ध्यान से समझो। ऑक्सीजन के साथ क्रिया पढ़ा रहा हूं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, और इसके बारे में अध्ययन करते हैं क्या, नहीं। तो कितना बचा कंपाउंड, 3। ठीक है, अब इसमें ध्यान देखो कि ये कितने प्रकार का यौगिक बनाता है, 2 टाइप का, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। MO2 क्या बनाता है, या तो MO2 या तो बनाता है MO3, MO2 प्रकार का या तो फिर MO3 प्रकार का। चलो बताओ क्या क्या बनेगा, SO2, SeO2, TeO2, ये बनेगा। यहाँ पास क्या बनेगा, चलो बताओ, SO3, SeO3, और क्या बनेगा, TeO3। समझ आया कि नहीं। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, MO2 और MO3 प्रकार के ऑक्साइड। क्लियर है। जैसे कि सल्फर का जो भी ऑक्साइड रहता है वो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। कौन सा प्रवृत्ति का रहता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। और ये जो रहता है या तो अम्लीय प्रवृत्ति का रहेगा या तो कौन सी प्रवृत्ति का रहेगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। और यहाँ पास का भी क्या रहेगा, या तो अम्लीय प्रवृत्ति का या तो कौन सी प्रवृत्ति का, क्षारीय प्रवृत्ति का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, याद रखना TeO3 नहीं बनता, बनना चाहिए था लेकिन बनता नहीं है। रीजन फिर से वही, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्लियर है, वही डाल देना है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या। अच्छा, ये प्रबलतम ऑक्सीकारक की तरह, सॉरी प्रबलतम अपचायक की तरह भी क्या कर सकता है, व्यवहार, ये प्रबलतम ऑक्सीकारक की तरह। ठीक है, पढ़ लेंगे बाद में, बस इतना ही याद रखना है यार। MO2 और MO3 2 प्रकार का बनाता है। ठीक है, ये सब आता नहीं है। MO2 और MO3 कौन कौन, ऑक्सीजन, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ऑक्सीजन, सेलेनियम और टेल्यूरियम। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हेलोजन के साथ क्रिया। हेलोजन के साथ क्रिया, हेलोजन के साथ क्रिया करके कितने प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है, ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार, MX2, MX4, MX6। क्लियर है, MX2, MX4, MX6। क्लियर है। मोनोहेलाइट ध्यान देना ना, MX2 है जी, सॉरी, डाईहेलाइट, टेट्राहेलाइट और क्या है, हेक्साहेलाइट। जैसे कि ध्यान से समझना, MX2, ठीक है, MX2 नहीं बोलना चाहिए जी, इसको M2X2 बोलूँगा, तो दोनों का अनुपात समान हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बनाता है, ध्यान समझना, H2F2, सॉरी H2F2, ये बनाता है O2F2। सल्फर और ऑक्सीजन बस को दिखा रहा हूँ मैं। सल्फर जब हेलोजन के साथ क्रिया करेगा तो H2F2 ऐसा टाइप का बना सकता है। SF4 सब लोग जानते हो बनता है, और क्या बनता है, SF6, ये तो संकरण में भी पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद O2F2, अभी इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके दिखाया था मैं, O2F2 ये बनाता है। और क्या बनता है, ध्यान समझना, SeF4 बनता है। ठीक है ना, X2 वाला सिर्फ H2F2, O2F2 बनता है इस ग्रुप का। SF4 बनता है, SeF4 बनता है। यहाँ पास SF6 बन गया, और क्या बन सकता है, SeF6 बनता है। क्या बनता है, SeF6। क्लियर है। ज़्यादातर कौन सा अवस्था स्थायी रहता है बोला था तुम लोगों को मैं, +4। कौन सा वाला, +4। क्लियर है, ये दिमाग में छाप के रखना। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, क्रियाशीलता का क्रम थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन आ सकता है। SF6 है, HCl6 है, और क्या है जी,
SBr6 है, और क्या बन सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, Si6 है। क्लियर है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका रहता है, फ्लोरीन का। तो अधिकतम क्रियाशीलता कौन दिखाएगा, SF6 वाला। क्लियर है। तो ये होगा क्रियाशीलता का क्रम। क्लियर है। मतलब यदि हैलोजन जुड़ा है तो उसमें यदि कौन सा वाला जुड़ा रहे, फ्लोरीन, कौन जुड़ा रहा है, फ्लोरीन, तो अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील। क्लियर है, क्या होता है, क्रियाशील। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अच्छा, MX4 टाइप का यदि कंपाउंड रहता है ना, तो उसका संरचना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लो भाई। MX4 जैसे कि HCl4 दे दिया, क्या दे दिया, HCl4, तो इसका संरचना कैसे होगा, सल्फर, परमाणु क्रमांक कितना, 16, लास्ट में कितना आएगा, 6, कितना आता है, 6, 16 है ना, तो लास्ट में कितना आएगा आपका, 6। ध्यान दो, ठीक, तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। HCl4 है, Z निकालो, Z इज इक्वल टू क्या आता है, चलो बताओ, Z इज इक्वल टू 1/2, सल्फर, परमाणु क्रमांक 16, लास्ट में कितना आएगा, 6, मोनोवेलेंट है, 6 × 4 10, 10/2, 5, 5 मतलब कौन सा संकरण, sp3d। क्लियर है, sp3d संकरण। sp3d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जमाओ भाई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ऐसा जमाना है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, मतलब सल्फर 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर देखो, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 3 और ये आ गया 4। अब ध्यान देना, ये है ऐसा, इस टाइप से रहेगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्लियर है। लेकिन ये क्या है, इसका ज्यामिति, क्या है, ज्यामिति, आकृति देखो, आकृति देखो, आकृति, इसको हटा दिए तो ये देख, ठीक, आ गया गार्डन, ये तुषार है और ये कोई भी हो, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है। इसको बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर, ढेकुली बोलते हैं, ढेकुली संरचना। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा वर्ग क्रमांक 16 का भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे वर्ग क्रमांक 16 के पहले तत्व ऑक्सीजन के साथ, मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।